ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, फिर आते हैं टाइड्स के। तो अब यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि पूरा ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर रखा हो, लेकिन मेरे वर्ड्स बहुत कम है। जैसे स्प्रिंग टाइड पे मैंने डायरेक्ट लिखा कि अर्थ और मून ऑल इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन पे रहते हैं, और उसका एक डायग्राम बना दिया। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है आपको। ऑडियो आ रहा है कि नहीं? ऑडियो आ रहा है ना सबको? आंसर भी सबको दिख रहा है ना? हाँ, तो देखिए, जैसे स्प्रिंग टाइड को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही एक लाइन में ही उसका लिखा एक्सप्लेनेशन और एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये चीज मैंने नीट टाइप की थी। दो टाइप की डाइट्स होती हैं वो, ठीक है, जब मून और सन राइट एंगल में रहती है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस लिखा। तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर में मेरा एक पूरा फ्लो है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस बताइए। तो मैंने पहले टाइप्स बताया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद मैं सिग्निफिकेंस में आया। तो सिग्निफिकेंस में मैंने पूरा अच्छे से एक हेडिंग डाली, उसको बॉक्स में बंद किया। बॉक्स में क्यों बंद किया? ताकि वो स्क्रीन में अलग से दिखे कि मैंने ये पार्ट भी एड्रेस किया है। और उसके बाद मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे, जो कि सब लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन की बस बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको वैसे लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स आप लिखिए, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स लिखा। अब इसमें मैंने अलग अलग डायमेंशन दिए हैं, जैसे टूरिज्म वैल्यू हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज आंसर आपका अलग बनाती है, क्योंकि जो टाइड के सिग्निफिकेंस हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जब अलग अलग डायमेंशन और फील्ड का लिखते हैं तो एक थोड़ा अच्छा प्लस पॉइंट रहता है। इसके बाद क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि डिफरेंस भी बताइए, एक्सप्लेन हाउ टाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेव्स। तो इसमें सीधा फिर डिफरेंस बता दिया, और इसको मैंने एक बॉक्स बना के, जैसा कि बुक्स में भी और नोट्स में दिया रहता है, तो उसको बॉक्स बना के लिख दिया। और उसमें भी बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस, मतलब टू द पॉइंट ही लिखा है। और इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन क्या है? बहुत ही सिंपल कंक्लूजन, आप लिखिए ना लिखिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन 1-2 लाइन लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका आंसर बहुत तरीके हैं आप लिखने के, ये कोई परफेक्ट तरीका नहीं है कि आप बस ऐसे ही लिखिए या वह, ठीक है। तो आप एक ही तरीका नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है आंसर, बस ये अप्रोच दिखाता है कि आप आंसर्स में क्या क्या अलग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बाकियों से नंबर अलग क्यों, क्योंकि टाइड्स की डेफिनेशन भी वही है, टाइड्स के टाइप्स भी वही हैं, सिग्निफिकेंस भी वही है और डिफरेंस भी वही है, लेकिन सबको अलग नंबर क्यों मिला है? क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, कुछ लोग इसी को पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, है ना, सही सब रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो एक ये ज्योग्राफी के आंसर था। ठीक है, तो इस आंसर से ज्योग्राफी के जो भी आंसर रहते हैं उसमें आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि आप कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस है, प्रॉपर्टीज है, या साइक्लोन कैसे बन रहा है, फ्लड क्यों आ रहा है, उसको दिखा सकते हैं। डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ज्योग्राफी में इसको बहुत रहता है डायग्राम बनाना। और उसके बाद आप जो भी पूछा जाए उसको पार्ट बाय पार्ट आप एक्सप्लेन कीजिए और फिर कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा लिखना इधर जरूरी नहीं है। ठीक है, एक मैं एंशिएंट हिस्ट्री का आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में आसान से बता सकता हूँ कि पल्लव डायनेस्टी, पल्लव के टाइम्स में द्रविडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर था, जो मंदिरों का निर्माण था, वो पल्लव के दौरान ही आया था। लेकिन वो जब उसका क्या कहते हैं, जो ऊंचाइयों में वो चोला के जमाने में ही पहुंचा। मतलब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पल्लव से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी जो निखरता थी और बहुत ही क्या कहते हैं हिंदी में सुंदरता थी, वो चोला के टाइम पे बहुत अच्छी थी, जो नए नए
ठीक है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आता है कमेंट, ठीक है। तो इन कीवर्ड के बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसे कीवर्ड बहुत मिलेंगे, कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, है ना, एक्सप्लेन, इलूसिडेट, ठीक है, या प्रकाश डालिए, डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स का इम्पोर्टेंस ये रहता है कि ये आपको बताता है कि आपको आंसर में लिखना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में है कमेंट, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसने नहीं पूछा, इसने एक स्टेटमेंट दी है जो कि सही बात है, और इसने बोला है कि आप कमेंट कीजिए, मतलब टिप्पणी कीजिए। अब कमेंट हम लोग नॉर्मल बात में भी कैसे कमेंट करते हैं, कोई चीज़ है उसमें हम अपने विचार रखते हैं। अब वो हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं सही बात थी कि ऐसा हुआ था, या फिर हम इसको दूसरी चीज़ में भी रख सकते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं था कि वो 16 के टाइम पे ही क्या कहते हैं अपने चरम पे ही पहुंचा था 16 के टाइम पे, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी कीवर्ड भी रहते हैं। अब देखिए इस आंसर में मैंने क्या किया, फिर से जो कीवर्ड है ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड यही है। हालांकि दो कीवर्ड और हैं, पल्लव और चोलास, ठीक है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छा कीवर्ड है, जिसका मैंने क्या किया, वो एक बहुत ब्रीफ हिस्ट्री बताई। जैसे कि फ्लरिस्ट साउथ इंडियन में दक्षिण भारत में हुआ था, ओरिजिनेटेड बाय पल्लव, मतलब पल्लव ने शुरू किया था, उसका टाइम बता दिया, क्योंकि टाइम वहाँ पे लिखा नहीं, तो मैंने टाइम भी बता दिया, और रीच स्पीड अंडर चोला रूलर्स, और चोला रूलर्स के में अपने चरम सीमा पे पहुंचा था। तो एक बहुत ही सिंपल इंट्रो है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की इंट्रो मुझे क्या लिखना चाहिए या क्या होना चाहिए। इंट्रो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जो पूछा गया है बस उसी को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये डायग्राम बुक्स में बहुत ही कठिन टाइप के भी बने रहते हैं ना, वो आप एक्चुअल एग्जाम में नहीं बना पाए, लेकिन ये जब आप नोट्स बनाते हैं तब आप ये सब डायग्राम्स आपके नोट्स में रहने चाहिए, और डायग्राम ऐसे रहने चाहिए कि बहुत सिंपल, जैसे गोपुरम है, मंडप है, कलश शिखर और विमान है, ठीक है। ये बेसिक फीचर्स होते हैं ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इसको आप बहुत सिंपल से दिखा दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका डायग्राम बहुत सुंदर होना चाहिए। आप देख सकते हैं विमान और शिखर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता है कि मंदिर तो टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है, बस इतना बहुत होता है। अब इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि पल्लव कॉन्ट्रीब्यूशन टू ड्रेविडियन आर्किटेक्चर, कि पल्लव का क्या योगदान रहा ड्रेविडियन में। तो पहले मैंने उसके 4 पॉइंट्स बताए, और फिर मैंने ये बताया कि ड्रेविडियन आर्किटेक्चर में अपने शिखर पे कैसे पहुंचा, मतलब जेनिथ का मतलब होता है चरम पे, मतलब ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचा, तो इसके मैंने 4 पॉइंट्स बताए। तो इस आंसर में आप देख पाओगे कि मैंने कैसे शुरू किया कि पल्लव के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्योंकि उन्हें रॉक कट आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। ये आंसर आपको याद अभी नहीं करना है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे पॉइंट्स लिखे हैं। फिर उन्हें ट्रांजिशन कैसे किया कि मोनोलिथिक रथ कैसे उन्होंने बनाया कि एक ही पत्थर से रथ काट के वो बनाया करते थे। फिर कैसे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आए, ठीक है, और मुराल पेंटिंग्स आई। बेसिक ये फ्रेम दिखा रहा है कि पल्लव ने कैसे शुरू बस किया, है ना, उसके 4 पॉइंट्स हैं। और इसमें एक बात आप और नोट करते तो मैंने एग्जाम्पल EX करके जो एग्जाम्पल लिखे हैं हर पॉइंट्स के बाद, तो ये जो आदत होती है ना एग्जाम्पल लिखने की, ये बहुत मेन्स में बहुत काम करती है, क्योंकि पॉइंट्स तो सबको पता है, रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, मोनोलिथिक हो, लेकिन एग्जाम्पल ये बता रहा है कि आपको पूरा पता है कि महाबलीपुरम में ये वाला आर्किटेक्चर था, पंच पांडव रथ यहाँ थे। तो ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स हैं ये आपके आंसर को अलग करते हैं। फिर इसी तरह जो ड्रेविडियन आर्किटेक्चर है उसमें मैंने बताया कि कैसे और निखर के आया जो आर्किटेक्चर था, क्योंकि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और रॉक कट आर्किटेक्चर तो वहाँ हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्या आया जो स्पेशल फीचर्स हैं इनके, तो मैंने ये 3-4 पॉइंट बताया, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल जैसे ही लिखा है, और इसके बाद कंक्लूजन इसका लिख दिया कि जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडिया रिच कल्चरल वैल्यूज में भी वो रिकॉग्नाइज हुआ, क्योंकि चोलास के जो एडिशन थे टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके लिए। तो ये मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का एक आंसर उठाया, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आमतौर पे यही होता है कि आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांस, यही सब पूछे जाते हैं।
और वहाँ पे सिलेबस बहुत रहता है पढ़ने के लिए। तो एक इशू आता है कि हम लोग कैसे उसको हैंडल करें या नहीं करें। ठीक है, अभी और आंसर दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि इतना सीरियस पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोनों आंसर देखा होगा कि आपको खुद लग रहा होगा कि मैं इसमें एक दो पॉइंट मैं ही खुद ही ऐड कर सकती हूँ, ये आपको भी लग रहा होगा और ये सही बात भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉलेज सिर्फ एक ही इंसान को है बाकी को नहीं। नॉलेज सबको है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन जो मेरे आंसर्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे कि कितने लिमिटेड नॉलेज में 3-4 पॉइंट्स में आंसर कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब एक तो है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ड्स बहुत कम है, और ये आंसर मैंने 7-8 मिनट या जैसे ये 250 वर्ड्स के थे तो 12 मिनट में लिखने होते हैं, तो मैंने 11-12 मिनट में ये लिखे हैं। तो इन आंसर से एक चीज़ आपको भी पता चल रही होगी, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि मैं भी लिख सकती हूँ और इससे आप अच्छा आंसर भी लिख सकती हो। लेकिन ये सब तब हो पाया है क्योंकि जब मैं पहले भी ये सब आंसर लिखा करता था तो इतना अच्छा नहीं लिख पाता था। वहाँ पर कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिख दिया, टाइप्स पूछा है तो कुछ भी लिख रहे हैं। तो ये सब आया है आंसर राइटिंग से। जितना आप आंसर राइटिंग करोगे, जितना धीरे धीरे आप करोगे, 1 महीने 2 महीने, तो आपको खुद के आंसर ही अच्छे दिखने लगेंगे। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये आंसर, ये आप लोग लिख सकती हैं कि नहीं? ऑडियो तो नहीं आ रही है, आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग आंसर लिख सकती हैं ना। हाँ, तो बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए आप। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आंसर आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में तो ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता है ना, सब कोई सारे आंसर लिख सकता है, बस अप्रोच आपको सही रखनी है। ठीक है, अब मैं से 1-2 और PDF आपको दिखाता हूँ। ये सोसाइटी का मतलब टॉपिक्स है, उसमें चाइल्ड मैरिज का अगर आप देखें, क्योंकि वुमेन चाइल्ड मैरिज ये सब बहुत पूछता है सोसाइटी के नाम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाल विवाह क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, इन रिसेंट ईयर मतलब हाल के ही सालों में, और क्या स्टेप्स जो कि कानूनी तौर पे जो स्टेप्स हैं उनके अलावा भी क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं कि चाइल्ड मैरिज का जैसे इसमें पूछा है, इसमें तो क्या सीधा पूछा है, स्पेसिफिक नहीं पूछा है। इसमें पूछ सकते हैं चाइल्ड मैरिज का और वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी रोजगार या शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस इसी में वो ट्विस्ट करते रहते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया कि सीधा डाटा दिया कि NFS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइल डेटा के अकॉर्डिंग इतने प्रतिशत चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंट्रो में मैं लिख सकता था कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है। ठीक है, वो भी अच्छी अप्रोच होती है, लेकिन जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो एक बेसिक डेटा ये सबको पता होता है कि चाइल्ड मैरिजेस कितनी है, डोमेस्टिक वायलेंस कितना, ये सबको बेसिक आइडिया रहता है। तो आप सीधा उसको इंट्रो में लिख सकते हैं, और मैंने वही किया कि इसमें मुझे आपको ना सोचना पड़ा और ना ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये मुझे सीधा याद था तो मैंने सीधा लिख दिया, तो मेरे इंट्रो का काम खत्म हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन का काम यही रहता है कि आप बस क्वेश्चन को शुरू कीजिए जितनी जल्दी से हो सके, क्योंकि मेन पॉइंट्स बॉडी में आते हैं। ठीक है, इस आंसर में भी वही फ्लो रहेगा कि कारण क्या है, परिणाम क्या है और क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो ये पूरा आंसर मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हो सब। तो मैंने कारण लिखा उसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम क्या होता है, लीगल स्टेप्स क्या है मतलब कानूनी तौर पे क्या है। ठीक है, हालांकि नहीं पूछा गया है लेकिन लिख देना चाहिए, 250 वर्ड का आंसर है। और बियॉन्ड लीगल स्टेप मतलब कानूनी जो रास्ते हैं उनके अलावा क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो एक बहुत ही ये सिंपल फ्लो आपको हर आंसर में रहना चाहिए आपके। और ये कैसे आएगा, ये आएगा आंसर राइटिंग से, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है और मुझे क्या क्या लिखना है। ये आपकी आदत नहीं आ जाता अगर आंसर राइटिंग करते हैं। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, रीजन बताया चाइल्ड मैरिज के। ठीक है, रीजन आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन रीजन ही रहते हैं, लेकिन आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं कि मेरे जो
वो 2 लाइन्स कोई भी को नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइन्स या 1.5 लाइन। और वो इसलिए क्योंकि आपको पूरा पॉइंट लिखना है, उसमें आपको कहानी नहीं लिखनी है कि ऐसा क्यों होता था, क्या होता था, क्यों हो रहा है, बस यही लिखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पे रीजन सब लिख सकते हैं 4-5, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसमें फ्लो चार्ट बना दिया। इसी चीज़ को मैं पॉइंट में लिख सकता था या कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब ये थोड़ा अलग हो गया यहाँ से कि एजुकेशन नहीं है तो स्किल नहीं होगी, स्किल नहीं तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, और नहीं रहेंगी तो चाइल्ड मैरिज लोगों की बच्चों की करवा दी जाती है, और फिर वही साइकिल घूमती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में रहना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कि मैं वहाँ लिख रहा था तो मुझे एकदम से याद आ गया और लिख दिया, कोई जादू या मंत्र नहीं होता इसका। ये होता कि आइए मेरे नोट्स में है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, आंसर राइटिंग में भी लिखा, तो वो चीज़ मुझे याद रहती है कि मैंने ये लिख दिया। अब इसी को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर सकता हूँ कि चाइल्ड मैरिज के अलावा कुछ और डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है, पॉइंट्स वही सेम रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही लिखना रहता है। तो मैंने 3-4 रीज़न इसमें लिखे। फिर इसके बाद मैंने परिणाम लिखे इसके, और परिणाम फिर एक फ्लो चार्ट जब मैं बना ही चुका हूँ तो यहाँ बनाने का कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि वो एक रिपीटेशन हो जाता है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल्स के थ्रू डाटा लिख दिया उसका, ठीक है, बेसिक डेटा सबको पता रहता है कि वाले डेटा जो होते हैं। नहीं भी पता तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये डेटा कहाँ से आता है। प्री में बहुत सारे डेटा हम वैसे भी याद करते हैं, तो वही डेटा यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर मैंने लीगल स्टेप्स भी लिख दिए, 3 जो एक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए ये वाले हैं कि इनके अलावा क्या होना चाहिए। तो इधर भी मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने रोल मॉडलिंग में एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स ही आपके आंसर को अलग करता है, क्योंकि ये तो बाकी पॉइंट्स हैं आपके बचपन बचाओ आंदोलन या आशा वर्कर, ये कॉमन पॉइंट्स है। आंसर कहाँ आपका अलग होगा, जो एग्जाम्पल लिखा है। और इस बार मैं कंक्लूजन में मैंने कोट लिख लिया, क्योंकि एथिक्स जब आप पढ़ते हैं तो कोट आपको याद रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो आप सिंपल इसको कंक्लूजन कर सकते हैं, है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें कुछ ये नहीं कि कोट ही लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। और ये सब पॉसिबल हो कहाँ से रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए, पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी से बनाए, और प्लस आंसर राइटिंग अच्छे से की, है ना। तो यही सब चीज़ें काम आती हैं उसमें। अब जैसे पॉलिटी का एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में कैसे उत्पन्न हुआ या इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है क्रिटिकली असेस, जैसे हिंदी में होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब आपको दोनों साइड्स के दिखाने हैं कि ये फंक्शन कर रहा है तो उसकी क्या अच्छाई है, अगर तो उसकी क्या कमियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने वही किया, कॉलेजियम सिस्टम की डेफिनेशन बस ली थी, ठीक है। अब एक डाउट सबको ये रहता है कि सिंपल डेफिनेशन है, क्यों लिखना है, ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप सिंपल आंसर लिखिए और सिंपल ही आंसर होना चाहिए, कोई कठिन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पॉइंट से ज़्यादा बस प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसको मैं चाहता तो लिख सकता था पॉइंट्स में, लेकिन पॉइंट्स में भी मैंने एरो बनाए ताकि क्रोनोलॉजी लिखे कि कैसे 4 केसेस हैं, उनमें क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, और उसमें भी मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस एक पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, है ना। और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। अब कॉलेजियम फंक्शनिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे और उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट लिखे और वे फॉरवर्ड लिखा। तो एक ये बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब किसी भी आंसर का एक प्रॉपर फ्लो दिखना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो होना चाहिए, और आप कैसे लिख रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जब आपकी आ जाएंगी तो वो पढ़ती हैं। जैसे पॉलिटी में एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि आप आर्टिकल जरूर लिखें, क्योंकि कुछ आर्टिकल जरूरी रहते हैं, वो मेंशन करना रहता है। जैसे मैंने आर्टिकल 50 लिखा, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे नोट्स में सेम ही पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप बस अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। प्लस
कितने शॉर्ट्स में मैंने एक एक पॉइंट्स लिखे हैं, कोई भी पॉइंट्स 2 लाइन से ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल अगर अलग से देखें तो। ठीक है, हाँ तो जैसे ये मैंने 4 आंसर दिखाए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि आप देख पाए कि आंसर लिखते कैसे हैं, है ना, क्योंकि कितने सिंपल आंसर थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही आर्टिफिशियल या बहुत ही नॉलेज वाला इंसान होना चाहिए, है ना, बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही बेसिक आंसर है, लेकिन इन आंसर पे नंबर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये आंसर बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं। जैसे मेरा इंग्लिश है, हो सकता है इंग्लिश ना समझ आ रही हो, ठीक है, इसी को आप हिंदी में लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है फिर से सब सीरियस हो चुके हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक से मैंने आंसर निकाले कि कॉलेजियन सिस्टम हो गया, टाइप्स हो गया, ये सब आप सब कोई पढ़ता है, लेकिन इसको लिखते आप कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है, आप कैसे लिख रहे हैं वो आंसर, क्योंकि आपके आंसर लिखने का तरीका ही मैटर करेगा अंत में। हेलो सर, हमारी आवाज आ रही है लेकिन बहुत गूंज रही है। हेलो, हाँ तब तक आप लोग पानी वानी पी लीजिए थोड़ा। देखिए ये जो सेशन रखा है मैंने रखा है, तो मैम को तो थैंक यू बोलूँगा ही, लेकिन इस सेशन से आप ये मत देखिए कि मैंने क्या पॉइंट्स लिखे, आप ये देखिए कि वो पॉइंट्स कैसे लिखे गए हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को 10 बच्चे 10 तरीके से लिखेंगे और सबको अलग अलग नंबर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वो है प्रेजेंटेशन का, और ये प्रैक्टिस से आएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात ही लिखना है, आपको दिन से हर रोज एक आंसर लिखिए, है ना, फिर धीरे धीरे 2 आंसर 3 आंसर अगर आप दिन का लिख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जब मेंस एग्जाम पास आने लगेगा तो आप ऐसे भी फुल टेस्ट लिखेंगे और पूरी टेस्ट सीरीज लिखते हैं, तो वो स्ट्रेटजी ठीक रहती है। प्लस जो एक होता है स्पीड में, क्योंकि आपको ये जब चीज़ें बहुत ही 7 मिनट या 8 मिनट में लिखना है, पूरा रिकॉल होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा कि जब आपकी वो प्रैक्टिस में आ जाए तो कि हमें ये आंसर लिखना है। और ये जो PCS के एग्ज़ाम है या UPSC के एग्ज़ाम, यहाँ पे मेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चे कुछ बच्चे GS में बहुत अच्छा ले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जादू है, किस्मत है, किसी को कुछ भी नंबर मिल रहा है। आप उनकी कॉपी देखोगी या उनसे मिलोगी या खुद बात करोगी तो वो खुद बताएंगे कि मैं आंसर लिखता था, इतना प्रैक्टिस किया हूँ, तब जाके मेंस में क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि आपसे हो सकता कुछ और पूछ लिया गया ना पाए, लेकिन जो मेंस का एग्जाम है बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। आप PYQ उठा के आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं PYQ देख रहा था पिछले साल के UP PCS में, तो वहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन है अर्बनाइजेशन जैसे मेंशन है, तो अर्बनाइजेशन पे सीधा सवाल है। अब आपको यहाँ पे बस 2 चीज़ करनी है, एक तो है आंसर राइटिंग, आपको आंसर लिखा होना चाहिए उस टॉपिक में या उससे रिलेटेड, और दूसरा आप आंसर लिख पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे तब जब आपके पास वो नोट्स होंगे, और वो नोट्स कैसे होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे, या फिर जैसे मैंने बताया ONDIS के अच्छे नोट्स हैं, और भी कोचिंग से आते होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, वो आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे या मैम से डिस्कस करेंगे तो वो बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक के, इस कोचिंग के या इस सर के अच्छे नोट्स हैं, तो आप वहाँ से रेफर कीजिए, तो इससे क्या आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको एक ही साल में कोशिश करना चाहिए कि एग्ज़ाम निकले, बार बार एग्ज़ाम देना कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो जितना जल्दी हो सके आप उस एग्ज़ाम को लिखिए, आप नोट्स बनाइए, है ना, उसमें आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और दूसरा एक ये होता है कि मैं ये भी नोट्स पढ़ूँ या वो भी पढ़ूँ, ठीक है, तो आपको PhD नहीं करनी है यहाँ पे,
आप PYQ देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जिनके आपको बहुत ही सिंपल आंसर भी हैं। तो आप उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी हिस्ट्री में, तो उसके बाद पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकाल लीजिए, फिर आराम से वो पढ़िए, कोई उसमें इशू नहीं। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ये सेशन मेंस के लिए रखा गया, तो मेंस के लिए यही रहता कि आप बहुत अच्छे आराम से ही पढ़ें। अब यहाँ पे जैसे एथिक्स का मैं भूल गया था डिस्कस करना, तो एथिक्स का मैं और दिखा देता हूँ, एक कॉपी है, फिर उसके बाद मैं एथिक्स का भी बता देता हूँ कैसा आपको क्या अप्रोच रहनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं इसको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो स्कूल होता है वो मोरल कंपास है नेक्स्ट जनरेशन का, मतलब एक नई बुनियाद बनाता है अगली पीढ़ी का। तो